स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। चलिए शुरुआत करते हैं बीते दिन के अभ्यास प्रश्न से। तुवालू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह पश्चिम मध्य प्रशांत महासागर में हवाई और ऑस्ट्रेलिया के मध्य अवस्थित देश है। दूसरा कथन है, इसकी राजधानी फुनाफुटी है जो 3 मुख्य द्वीप नानुमांगा और न्यू लकिता से मिलकर बना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? ए केवल एक, बी 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो एक और ना ही 2। इसका सही जवाब है डी, यानी कि ना तो एक और ना ही 2। तुवालू हवाई और ऑस्ट्रेलिया के मध्य पश्चिम मध्य प्रशांत क्षेत्र में स्थित है, अतः कथन 1 सही है। इसके पड़ोसी देशों में उत्तर में किरिबाती और नाउरू तथा दक्षिण में निकटतम पड़ोसी देश फिजी है। इसकी राजधानी फुनाफुटी है और इसमें 3 मुख्य द्वीप नानुमांगा, न्यू ताओ और न्यूल किता शामिल हैं और इसमें 100 से अधिक छोटे टापू के साथ साथ फुनाफुटी, नानुमिया, नुई जैसे 6 प्रवाल द्वीप हैं, अतः कथन 2 सही है। अब चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह व्यापक तौर पर कार्गो हैंडलिंग कार्यों के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। दूसरा कथन है, यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। तीसरा कथन है, इसे कांडला बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह उपरोक्त विशेषताओं द्वारा वर्णित है? ए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, बी दीनदयाल बंदरगाह, सी मोरमुगाओ बंदरगाह और डी कोच्चि बंदरगाह। सही जवाब है इसका बी दीनदयाल बंदरगाह। दीनदयाल बंदरगाह मुख्य रूप से उत्तरी भारत में सेवा प्रदान करता है, जिसमें जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान शामिल हैं। यह व्यापक तौर पर कार्गो हैंडलिंग कार्यों के आधार पर भारत का सबसे बड़ा पोर्ट बंदरगाह है। यह भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। दीनदयाल बंदरगाह की स्थापना वर्ष 1931 में महाराव खेंगर जी द्वारा आरसीसी जेटी के निर्माण के साथ शुरू हुई। वर्ष 2016 में दीनदयाल बंदरगाह ने एक वर्ष में 100 एमएमटी कार्गो हैंडलिंग कार्यों का प्रबंधन कर इतिहास रच दिया। यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला प्रमुख बंदरगाह है। इसे कांडला बंदरगाह भी कहते हैं और यह भारत के 12 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। अगला सवाल है, ग्लोबई नेटवर्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ग्लोबई नेटवर्क की स्थापना वर्ष 2021 में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सम्मेलन के दौरान G20 पहल के तहत की गई थी। दूसरा कथन है, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय ग्लोबई नेटवर्क के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। तीसरा कथन है, विदेश मंत्रालय ग्लोबई नेटवर्क के समन्वय हेतु भारत का केंद्रीय प्राधिकरण है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ए, यानी कि केवल 1 और 2। ग्लोबई नेटवर्क की स्थापना वर्ष 2021 में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सम्मेलन के दौरान की गई थी और इसे वर्ष 2020 से भारत के प्रबल समर्थन के साथ G20 पहल के तहत शुरू किया गया था, अतः कथन 1 सही है। संयुक्त राष्ट्र ड्रग और अपराध कार्यालय ग्लोबई नेटवर्क के सचिवालय के रूप में कार्य करने के साथ अपने सदस्यों को आवश्यक सहायता प्रदान करता है, अतः कथन 2 सही है। भारत में ग्लोबई नेटवर्क के समन्वय के लिए विदेश मंत्रालय नहीं बल्कि गृह मंत्रालय जिम्मेदार केंद्रीय प्राधिकरण है। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी इसके सदस्य हैं, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की वकालत करने वाले विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समूहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, L69 समूह द्वारा विकासशील देशों के लिए एक रोटेशनल स्थायी सदस्यता प्रणाली का समर्थन किया जाता है। दूसरा कथन है, एजुलविनी सर्वसम्मति के आधार पर C10 समूह की मांग है कि अफ्रीका को वीटो शक्ति के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 स्थायी सीटें प्राप्त हों। तीसरा कथन है, G4 देश अपने लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो वीटो शक्ति संबंधी सुधारों का समर्थन नहीं करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। सही जवाब है ए, यानी कि केवल 1 और 2। L69 समूह के देशों के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए मुलाकात की, अतः कथन 1 सही है। C10 के समर्थन वाली एल्जुविनी सर्वसम्मति का उद्देश्य अफ्रीका को वीटो शक्ति के साथ
2 स्थायी सीटें और 5 गैर स्थायी सीटें प्रदान करके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार करना है। साथ ही इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बेहतर प्रतिनिधित्व के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों को सुनिश्चित करना है। अतः कथन 2 सही है। G4 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की मांग के साथ साथ वीटो पावर से भी संबंधित सुधारों का समर्थन करते हैं। साथ ही यह सदस्यता तथा वीटो उपयोग दोनों में सुधार के साथ अधिक न्यायसंगत UNSC की वकालत करते हैं। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला सवाल है, कुमकी हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रशिक्षित बंदी एशियाई हाथी हैं। दूसरा, ये घायल जंगली हाथियों का पता लगाने, उन्हें बचाने एवं उनके उपचार में सहायता करने के साथ उन्हें मानव बस्तियों से दूर भगाने में सहायक हैं। तीसरा कथन है, तमिलनाडु ने हाल ही में 62 कुमकी हाथियों को अन्य राज्यों में स्थानांतरित किया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या शेष कथन सही है या हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ए यानी कि केवल 1 और 2। कुमकी शब्द का प्रयोग भारत में प्रशिक्षित बंदी एशियाई हाथियों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। अतः कथन 1 सही है। ये घायल जंगली हाथियों का पता लगाने, उन्हें बचाने एवं उनके उपचार में सहायता करने के साथ उन्हें मानव बस्तियों से दूर भगाने में सहायक है। अतः कथन 2 सही है। कुछ हाथियों को आदेशों का पालन करने तथा अन्य हाथियों को प्रशिक्षित करने में सहायता करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ये संरक्षण पहलों का समर्थन करने के क्रम में वन गश्ती में भाग लेते हैं। कर्नाटक से 62 कुमकी हाथियों को उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में स्थानांतरित किया गया। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला सवाल है, क्वाड शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु समुद्री पहल की शुरुआत की गई है। अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए वर्ष 2030 में पहली बार क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन की योजना बनाई गई है। तीसरा है, क्वाड देशों ने गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के उपचार के लिए कैंसर मूनशॉट के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं या हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है उत्तर ए यानी कि केवल 1। 6वां क्वाड शिखर सम्मेलन क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण हेतु समुद्री पहल मैत्री की शुरुआत की गई है। अतः कथन 1 सही है। इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए 2025 में पहली बार क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन की योजना बनाई गई है। अतः कथन 2 सही नहीं है। क्वाड देशों ने गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के उपचार के लिए कैंसर मूनशॉट के लिए प्रतिबद्धता जताई। अतः कथन 3 सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में जीवाश्म ईंधन की विद्युत आवश्यकता का 1/4 हिस्सा पूरा करते हैं। दूसरा है, विद्युत गतिशीलता को अपनाने का एक प्रमुख नीतिगत उद्देश्य सड़क परिवहन को कार्बन मुक्त करना है, जो भारत के ऊर्जा संबंधी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 12% का योगदान देती है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है उत्तर बी यानी कि केवल 2। भारत में जीवाश्म ईंधन देश की विद्युत आवश्यकता का 3/4 हिस्सा पूरा करते हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बदलाव का एक प्रमुख नीतिगत उद्देश्य सड़क परिवहन को डीकार्बोनाइज करना है। साथ ही यह भारत के ऊर्जा संबंधित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 12% का योगदान देता है। अतः कथन 2 सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 14वें वित्त आयोग ने राज्यों को अप्रतिबंधित हस्तांतरण को अभूतपूर्व 10% अंक बढ़ाकर 42% कर दिया। दूसरा कथन है, 15वें वित्त आयोग ने क्षैतिज हस्तांतरण के लिए राज्यों के जनसांख्यिकीय प्रदर्शन को अधिकतम महत्व दिया है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? ए केवल 1, बी 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है उत्तर ए यानी कि केवल 1। 14वें वित्त आयोग ने राज्यों को अनटाइड ट्रांसफर को अभूतपूर्व 10% अंक बढ़ाकर 42% कर दिया है। यह 15वें वित्त आयोग द्वारा काफी हद तक बरकरार रखा गया था। अतः कथन 1 सही है।
15वें वित्त आयोग ने क्षैतिज हस्तांतरण के तहत जनसांख्यिकीय प्रदर्शन को 12.5%, आय को 45%, जनसंख्या और क्षेत्र को 15%, वन और पारिस्थितिकी को 10% तथा कर एवं राजकोषीय प्रयासों को 2.5% भार प्रदान करने का सुझाव दिया है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला सवाल है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा है, इसकी स्थापना की सिफारिश वोहरा समिति ने की थी। तीसरा है, यदि सामान्य सहमति रद्द कर दी जाती है तो सीबीआई को प्रत्येक जांच के लिए संबंधित राज्य सरकार से विशिष्ट सहमति प्राप्त करनी होती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए। सीबीआई की स्थापना गृह मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा की गई थी और बाद में इसे कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया, जो वर्तमान में एक संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है। साथ ही यह न तो संवैधानिक और न ही वैधानिक निकाय है। सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना डीएसपीई अधिनियम 1946 के तहत कार्य करता है। अतः कथन 1 सही नहीं है। सीबीआई की स्थापना की सिफारिश भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति द्वारा की गई थी। अतः कथन 2 सही नहीं है। जब कोई राज्य संबंधित अधिनियम की धारा 6 के तहत सामान्य सहमति प्रदान करता है तो सीबीआई को राज्य में जांच के क्रम में हर बार नई मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि यदि सामान्य सहमति रद्द कर दी जाती है तो सीबीआई को प्रत्येक जांच के लिए संबंधित राज्य सरकार से विशिष्ट सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। अतः कथन 3 सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला है, उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की। दूसरा है, वह पुलिस अधिकारी जेपी सॉन्डर्स की हत्या में शामिल थे। तीसरा है, उन्होंने मैं नास्तिक क्यों हूं नामक पुस्तक लिखी। उपर्युक्त विशेषताओं द्वारा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का वर्णन किया जा रहा है? ए लाला लाजपत राय, बी राजगुरु, सी भगत सिंह, डी सुभाष चंद्र बोस। सही जवाब है सी। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगा, पंजाब, ब्रिटिश भारत जो कि अब पाकिस्तान में है में हुआ था। जब वह 12 वर्ष के थे तब उन्होंने जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार को देखा, जिसमें उनमें देशभक्ति की भावना प्रबल हुई और उन्हें भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने की प्रेरणा मिली। नौजवान भारत सभा की स्थापना वर्ष 1926 में भगत सिंह ने की थी, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम के लिए युवाओं को संगठित करना था। भगत सिंह पुलिस की बर्बरता के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु के प्रतिशोध के रूप में वर्ष 1928 में पुलिस अधिकारी जेपी सॉन्डर्स की हत्या लाहौर षड्यंत्र केस में शामिल थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से ड्रोन के संभावित अनुप्रयोग कौन से हैं? पहला, सैन्य निगरानी। दूसरा, पेलोड की डिलीवरी। तीसरा, फिल्म निर्माताओं के लिए घूमने वाले कैमरे। चौथा, शहरी यातायात प्रवाह में सहायता करना। पांचवां, ग्रामीण क्षेत्रों में मृदा नमी का सर्वेक्षण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, 4 और 5, सी केवल 1, 4, 5 और डी 1, 2, 3, 4 और 5। सही जवाब है डी 1, 2, 3, 4 और 5। ड्रोन का उपयोग सैन्य निगरानी, पेलोड की डिलीवरी और यहां तक कि फिल्म निर्माताओं के लिए घूमते कैमरे के रूप में कार्य करने, पुलिस को निगरानी रखने में मदद करने, शहरी यातायात में सहायता करने में काम आता है। साथ ही मृदा नमी का सर्वेक्षण करने, महामारी और फसल के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने, सुरक्षात्मक रसायनों का छिड़काव करने, दूर दराज के क्षेत्रों में जीवन रक्षक उपकरण पहुंचाने में काम आता है। वहीं प्रकृति के प्रकोप के प्रभाव का आकलन करने और आकाश में सौंदर्यपूर्ण संरचनाएं बनाने में किया जाता है। अब आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। सेबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल 1992 को स्थापित एक वैधानिक निकाय है। दूसरा कथन है, सेबी का मूल कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना एवं विनियमित करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलते हैं फिर किसी एपिसोड में। तब तक के लिए शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।